कोयम्बूर की 27 साल की रेधान्या, जिसकी शादी उसके पिता को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की पड़ती है। जिसके बाद अपनी शादी में रेधान्या बहुत खुश नजर आ रही थी। उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी अपनी शादी की। इसके अलावा जो उसका पति था और जो उसकी फैमिली थी वो भी देखने में काफी डिसेंट नजर आ रही थी। लेकिन रेधान्या नहीं जानती थी कि वो आगे जाकर एक नर्क देखने वाली है और उसकी जिंदगी के अब सिर्फ 78 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। कोयम्बूर के तिरुपुर में रहने वाले आर नुराया, जिनकी उम्र 53 साल थी और उनका एक रियल एस्टेट का बिजनेस था जिसमें ठीक ठाक उनकी इनकम थी। शहर के सबसे अमीर लोगों में वो भी आते थे। उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम था रेधान्या। 2025 में रेधान्या की उम्र 27 साल होने के बाद उसके पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते तिरुपुर में ही उन्हें एक लड़का और उसकी फैमिली मिलती है, जिनसे वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से जाता है। जिसके बाद वो प्लान करते हैं अपनी बेटी रेधान्या की शादी करवाने के लिए उसी लड़के से, और इस लड़के का नाम था कविन कुमार। खैर थोड़ा सा वक्त बीतता है। अप्रैल 11 को इन दोनों की शादी तय होती है। लेकिन एक बहुत ही डार्क रियलिटी थी इस शादी की। जब ये शादी होने वाली थी उससे पहले कविन कुमार की फैमिली कुछ डिमांड्स रखती है रेधान्या की फैमिली से। उनकी डिमांड थी कि उनको शादी में दहेज के रूप में 4.5 किलो सोना चाहिए और इसके अलावा एक वोल्वो कार भी चाहिए जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी। ये बातें होती हैं और इस बात पे रेधान्या के पिता अप्रूवल भी दे देते हैं। जिसके बाद शादी के समय कविन की फैमिली को एक वोल्वो कार भी दी जाती है और इसके अलावा कुछ सोना भी दिया जाता है। 4.5 किलो सोने की डिमांड की गई थी, जिसमें से कुछ सोना दे दिया गया था शादी के दौरान ही। लेकिन रेधान्या के पिता उन्हें कहते हैं कि वो एक साथ इतना सारा सोना नहीं दे सकते, जिसके चलते थोड़े टाइम में ही वो बाकी का सोना भी दे देंगे, जो कि लगभग 2 से 2.5 किलो बचा हुआ था। अब इस सब के बाद शादी तो हो जाती है। इस शादी में बहुत ही ज्यादा खर्चा किया जाता है क्योंकि शहर के नामी गिरामी लोग इस शादी में आए हुए थे। खैर शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही रेधान्या की फैमिली जो निश्चिंत हो गई थी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी है, वहीं दूसरी ओर रेधान्या ने नर्क झेलना शुरू कर दिया था। 11 अप्रैल को ये शादी होती है और 30 अप्रैल को रेधान्या वापस अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर रेधान्या अपने पिता को ये बताती है कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके सास ससुर जो हैं वो मेंटली बहुत परेशान करते हैं रेधान्या को, वहीं जो उसका हस्बैंड है वो फिजिकली बहुत परेशान करता रहता है। और रेधान्या ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी, जहां पर 20 दिन उसने बहुत मुश्किल से गुजारे, जिसके चलते वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। जिसके बाद फैमिली उसको थोड़ा टाइम रखती है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जब भी कोई बेटी इस तरह से वापस अपने घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको शर्म होती है आसपास के लोगों की। लेकिन क्या ये शर्म अपनी बेटी की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है? यही कुछ आप आगे देखने भी वाले हैं। थोड़े टाइम तक रेधान्या अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, जिसके बाद बातचीत की जाती है, मामला सॉर्ट आउट किया जाता है और वापस रेधान्या को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ फिर से इसी तरह से चलता रहता है। थोड़ा टाइम और बीतता है, मतलब 25 से 30 दिन के बाद रेधान्या को उसके ससुराल वाले फिर से बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते रेधान्या फिर से वापस अपने घर पहुंचती है। जिसके बाद वापस आते ही रेधान्या के पिता उससे पूछते हैं कि आखिरकार मैटर चल क्या रहा है। रेधान्या उनको फोन पर भी सब कुछ बताती रहती थी, किस तरह का मैटर है, किस तरह से वो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, और परेशान करने का केवल एक ही मैटर था, और ज्यादा दहेज की मांग। असल में जब भी किसी लड़की का बाप किसी लड़के के बाप को दहेज देता है तो वो एक तरह से और भी ज्यादा ओब्लिगेटेड हो जाता है उनको और ज्यादा पैसे देने के लिए, क्योंकि जो फैमिली एक बार डिमांड कर सकती है वो फैमिली बार बार भी डिमांड कर सकती है। या तो आप पहली बारी में ही कुछ ना दें, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, उससे बढ़कर तो आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता जो कि आप उनको दे सकते हैं। लेकिन यही गलती रेधान्या के पिता ने कर दी थी। असल में जो कविन की फैमिली थी उनका ये कहना था कि उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं
उनकी जो बहुएं आई हैं वो अपने घर से लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर आई हैं। और आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं था जो आपने शादी में खर्च किया या फिर जो हमें दहेज में दिया। हमारी डिमांड्स और भी ज्यादा हैं, और अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप ही की बेटी खुश रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं रेधानिया समझ गई थी कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। खैर, कुछ वक्त और बीतता है। उसके बाद रेधानिया वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसकी सास को बुलवाते हैं, उससे माफी मंगवाते हैं और ये एंश्योर करवाते हैं कि इसके बाद आगे ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन वहाँ पर तो रेधानिया की सास सब कुछ एग्री करती है, हर बात को मानती है, जिसका नाम था चित्रा देवी। लेकिन घर पहुँचते ही सब कुछ वैसा का वैसा फिर से शुरू हो जाता है। रेधानिया जैसे तैसे अपने माता पिता की बातें सुन रही थी कि वो एडजस्ट करे, जिंदगी इसी तरह से चलती है, सब लोग इसी तरह से एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा हद हो जाती है तो 22 जून को रेधानिया वापस अपने पिता के घर आ जाती है। ये कहती है कि वो थोड़े दिन यहीं पर रहना चाहती है क्योंकि वो मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान है। थोड़े दिन यहाँ पे रह के वापस वो अपने पति के पास चली जाएगी। लेकिन इस बार शायद रेधानिया जो वापस घर आई थी वो कुछ अजीब इंटेंशंस लेकर आई थी। रेधानिया को वापस अपने माता पिता के घर आए लगभग 6 दिन हो जाते हैं। ये दिन था 28 जून का, जब रेधानिया सुबह सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती है, ये कहते हुए कि वो अपनी गाड़ी लेकर जा रही है पास ही के मंदिर में, जहाँ पर वो माथा टेकेगी और थोड़ी देर बैठ के आएगी। फैमिली भी जानती थी कि रेधानिया बहुत ज्यादा मेंटली परेशान चल रही है। उनको लगता है कि शायद वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है मंदिर जाके। इसी के चलते लगभग सुबह 9:30 बजे एग्जैक्ट रेधानिया मंदिर के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ा टाइम हो जाता है, रेधानिया वापस नहीं आती। लगभग 1 बजे के आसपास रेधानिया के पिता को एक कॉल आती है और ये कॉल उनको बहुत ही ज्यादा डराने वाली थी। ये कॉल तिरुपुर से थोड़ी ही दूर बूंदी पलायनम की थी, जहां से लगभग 1 बजे के अराउंड उनको कोई कॉल करता है और उन्हें ये बताता है कि उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, जिसके अंदर रेधानिया यानी कि उनकी बेटी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, मतलब बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है और उसके पूरे ही मुंह पे झाग लगा हुआ है, जैसे शायद उसको किसी जहरीली चीज ने डंक मारा हो या फिर उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया हो। यही बात सुनते ही रेधानिया के माता और पिता भागते हुए मोदीपलायम पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त रेधानिया की जो हालत थी उसको देखते हुए उसको वहीं पास ही के अविनाशी के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि रेधानिया की यहाँ पहुँचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब ये जो इंसिडेंट था इसने फैमिली को डरा के रख दिया था, पूरी तरह से दुख में डुबो के रख दिया था। लेकिन वो जानते नहीं थे कि आखिरकार इतना बड़ा मैटर हो क्या गया था। शायद रेधानिया के माता पिता को नहीं पता था जिन चीजों से वो गुजर रही थी, जो कुछ भी उसके ससुराल में उसके साथ हो रहा था। इसके बाद रेधानिया के माता पिता समझ चुके थे कि आखिरकार इसका ब्लेम किसको करना है, किसकी ये सारी की सारी गलती है। वो वेट करते हैं अगले दिन का, यानी कि 29 जून को लगभग 11 बजे के अराउंड उनको रेधानिया की लाश थमा दी जाती है, जिसका पोस्टमार्टम हो चुका था और ये क्लियर हो चुका था कि रेधानिया ने खुद से कुछ जहरीली चीज खाई है या फिर उसको कोई जहरीली चीज दी गई है। लेकिन असलियत जो थी वो थी रेधानिया के पिता के फोन में, जिसमें रेधानिया ने मरने से पहले या फिर खुद की जान लेने से पहले 7 वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। और वो रिकॉर्डिंग्स क्या थी, अगर मैं आपको रेधानिया की आवाज में सुनाऊंगा तो शायद आपको समझ ना आए, मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ ना आए, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके आपको खुद बताने वाला हूँ कि असल में रेधानिया ने कहा क्या। रेधानिया ने उस वॉइस नोट में कहा था कि उसकी कुविन से जो शादी हुई है वो असल में कविन और उसकी फैमिली की प्लानिंग थी, जिसमें रेधानिया और उसके पेरेंट्स फंस चुके थे। मैं ये रूल्स का मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकती, मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मुझे बात किससे करनी है। जो मेरी ये बात सुनते हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं समझौता कर लूं। ये वो अपने पेरेंट्स को कह रही थी। जब भी वो कहती थी कि उसको उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो उसकी फैमिली उसको अक्सर यही कहती थी कि वो एडजस्ट कर ले, और वही वो कर रही थी। लेकिन अब शायद बहुत
देरी हो चुकी थी। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं जब भी इस बारे में किसी से बात करती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि मैं एडजस्ट करूं। लाइफ इसी तरह से चलती है और उसको भी इसी तरह से जीनी पड़ेगी। और वो मेरे दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं इस बार बिल्कुल सच बोल रही हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती क्यों मैं इतनी चुप हूँ, क्यों मैं इतनी बदल चुकी हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं जिंदगी भर आप पे एक बर्डन बन के नहीं रहना चाहती। इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मुझे ये जिंदगी पसंद ही नहीं आई। मेरे ससुराल वाले मुझे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और वहीं मेरे हस्बैंड मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। आप और माँ ही मेरा पहला प्यार थे और मेरी आखिरी होप भी थे। और मैंने आपको बहुत दुख भी दे लिया। मैं जानती हूँ कि आप ये खुलकर कह नहीं पा रहे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे इस तरह से देख भी नहीं पा रहे। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर देना, सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे वो जिंदगी कभी भी नहीं मिली जो मैं जीना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, जैसा कि मुझे आपने बताया, लेकिन अब मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। ये शब्द थे मरने से पहले रेधान्या के, जिसके पिता ने उसकी शादी पर 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ये सोचकर कि शायद इतना करने के बाद उनकी जो बेटी है वो अगले परिवार में खुश रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस इंसान का मुंह एक बार खुलना शुरू हो जाता है, फिर वो जिंदगी भर खुलता ही रहता है। नो मैटर जितना मर्जी आप उनको पैसा, जितनी मर्जी आप उनको चीजें दे लें, लेकिन उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। शुरू में दहेज देना ही पहली सीढ़ी होती है आपकी बेटी के दुख की, और यही आपको भी क्लियरली दिखाई देता है। जिसके बाद एक 27 साल की इनोसेंट लड़की, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जिसके पिता ने ये पूरी कोशिश की थी कि आगे जाकर वो खुश रहे, उसको अपनी जान देनी पड़ी शादी के सिर्फ 78 दिन के बाद ही। खैर, इसके बाद कविन और उसकी फैमिली पे कंप्लेंट दर्ज होती है। उसके पिता और कविन को तो तभी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कविन की माँ को अरेस्ट करने के लिए थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन खैर, उसको भी अरेस्ट कर ही लिया जाता है और अब इन तीनों पे केस चल रहा है। आई रियली होप कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाहता हूं वो आपको क्लियर सुनता और दिखाई देता होगा। और अगर आपको कुछ नेगेटिव ही इन वीडियोस में से निकालना है तो फिर मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। आई रियली होप कि आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप कि आप लोग अपना ध्यान भी रखेंगे। सो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।